नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह शेखावत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर संचार तंत्र। जैसा कि बच्चों नाम से विदित है संचार का तात्पर्य होता है किसी सूचना, संदेश या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करवाना। इसे हम लोग कहते हैं संचार। और जिस सिस्टम में, जिस तंत्र में ये संचार संभव होता है, उस तंत्र को हम लोग कह देते हैं बच्चों संचार तंत्र। आज इस भाग में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे संचार तंत्र के अंदर माध्यम की क्या भूमिका होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि माध्यम दो तरह के होते हैं, एक माध्यम होता है तारों के साथ और एक माध्यम होता है बेतार। तारों वाले माध्यम को हम लोग कहते हैं पथ निर्देशित, क्योंकि तार है तो उसका जो पथ होता है वो निर्देशित होता है। एक होता है बेतार माध्यम, बेतार जिसमें तार नहीं होते हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि वायरलेस की जो अपनी जो भूमिका होती है वो भूमिका होती है। तो ये जो माध्यम के जो दो रूप हैं, इनके बारे में हम लोग आज विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तार चैनल, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? पथ निर्देशित माध्यम। पथ निर्देशित माध्यम का उदाहरण हम लोग टेलीफोन, इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। टेलीफोन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, एक प्रेषी होता है जिसको हम लोग वक्ता कह सकते हैं, और एक अभिग्राही होता है जिसे हम लोग श्रोता कह सकते हैं। दोनों एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। यहाँ एक प्रेक्षक एक अभिग्राही से जुड़ा रहता है, यहाँ दोनों तरफ सिंगल सिंगल एक एक लोग जुड़े रहते हैं इस संचरण लाइन के अंदर। इसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं टेलीफोन। इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि तार चैनल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं तारों के अंदर, तो हम लोग इसके अंदर तीन तरह के तार इसके अंदर पढ़ते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान रखें। एक हम लोग इसके अंदर देखते हैं समाक्ष केबल, एक बच्चों हम लोग इसके अंदर देखते हैं व्यावर्तित युग्म तार, और एक हम लोग बच्चों इसके अंदर देखते हैं प्रकाशिक तंतु। संचरण लाइन के अंदर ये तीन प्रकार के तार इसके अंदर आते हैं बच्चों, व्यावर्तित युग्म तार, समाक्ष केबल और प्रकाशिक तंतु। इनके माध्यम से ये जो संचरण है ये संभव हो पाता है। इसके बाद में दूसरा है बच्चों बेतार चैनल, जिसे हम लोग कहते हैं अनिर्देशित माध्यम। इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण क्या आता है बच्चों? इसका उदाहरण आता है टीवी। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? प्रेक्षक एक होता है और अभिग्राही जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। इसमें अभिग्राही अनेक होते हैं और प्रेक्षक क्या होता है? एक। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आपका वक्ता होगा वो तो एक होगा और श्रोता क्या होंगे? बहुत सारे होंगे इस उदाहरण के अंदर। इसके अंदर जो ये संभव होता है, ये जो संचरण बच्चों जो संभव होता है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवर्ती पर निर्भर करता है। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के संचरण के अंदर आवर्ती की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि इस प्रकार ये अपनी भूमिका करते हैं। इसके बाद में बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि हम लोगों ने दोनों माध्यम देख लिए, तार वाला भी देख लिया और बेतार वाला भी देख लिया। अब हम देखें कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, तो इसमें बेहतर माध्यम होता है बेतार वाला, वायरलेस वाला माध्यम बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? क्योंकि इसमें जो संकेत जाते हैं, इसमें जो संकेतों का जो संचरण होता है, उनका जो व्यतिकरण होता है बच्चों, संकेतों का व्यतिकरण, इनमें व्यतिकरण अधिक होता है। व्यतिकरण के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। बेतार जो चैनल है वो तार चैनल की अपेक्षा अधिक प्रभावी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो व्यतिकरण की जो घटना घटित होती है, व्यतिकरण की घटना अधिक होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर बेतार चैनल जो है वो अधिक सार्थक है और सार्वजनिक रूप से उसका अधिक उपयोग किया जाता है। इसके बाद में बच्चों हम लोग जो तार चैनल की बात कर रहे थे, तार चैनल के अंदर तीन है, तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है बच्चों आप लोगों का समाक्ष केबल। ये जो समाक्ष केबल है इसके अंतर्गत आता है पथ निर्देशित माध्यम के अंदर। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? समाक्ष केबल के अंदर इसके अंदर दो चालकों का युग्म होता है, दो समांतर चालकों का युग्म होता है। मान लेते हैं बेटा एक चालक तो ऐसे है, ठीक है, बेलनाकार चालक होता है। ये वाला जो बेलनाकार चालक है बच्चों ये खोखला है, इसमें ये बेलनाकार खोखला चालक होता है बच्चों। एक बेलनाकार खोखला चालक होता है और इसके केंद्र पर, या हम कह सकते हैं कि इसकी अक्ष के ऊपर एक और ठोस चालक बेलन होता है बच्चों। ये वाला जो चालक है ये ठोस है, इसके केंद्र के ऊपर क्या होता है बेटा? ठोस बेलनाकार चालक होता है, जो कहां स्थित होता है बेटा? जो इसकी अक्ष पर स्थित होता है, इसकी एक्स पर स्थित होता है। तो दो चालक हो गए, दो समांतर चालकों का आपस में क्या हो गया बेटा? दो समांतर चालकों का युग्म होता है। और इनके मध्य की अगर बात करें, इस खोखले के और इस ठोस के, इसके बीच की बात करें, तो इसके मध्य में क्या होती है बेटा? इसके मध्य में या तो वायु होती है या फिर परावैद्युत पदार्थ स्थित होता है। अब आप लोग बच्चों ध्यान रखना, परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं उनका अपना प्रतिरोध होता है। परावैद्युत पदार्थ का अगर हम लोग आदर्श प्रतिरोध की बात करें, तो परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं
इनका आदर्श जो प्रतिरोध होता है बच्चों, इनका आदर्श प्रतिरोध होता है अनंत, परंतु वास्तविकता में इनका जो प्रतिरोध होता है एक सीमित मान होता है। परंतु इस प्रकार के जो केबल के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आती है, यदि आपके संकेत की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है, यदि आपके संकेत की आवृत्ति में अगर वृद्धि होती है तो आपके प्रतिरोध में कमी होती है। इस प्रकार का एक संबंध होता है बच्चों। तो इस अवरोध के कारण ये जो केबल है वो अधिक रूप से हम लोग इसकी जो उपयोगिता को ये सीमित बनाता है। तो इस चीज का भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का ये केबल होता है बच्चों, जो हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, जो टीवी के अंदर जो संचरण लाइन होती है ना बेटा, टीवी टेलीफोन के अंदर जो होता है वो समकक्ष केबल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, या इस प्रकार का ये चित्र, ये वाला जो चित्र है कुछ बच्चों इस प्रकार का ही है ये चित्र आपका। अगर हम लोग इसको देखें, ये वाला जो चित्र है कुछ इस प्रकार का चित्र है। इसके बाद में बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, इन चालकों के मध्य की जो दूरी है, मैंने जो दो चालक बनाए हैं बच्चों, इन दोनों चालकों के बीच की अगर मध्य की दूरी अगर हम लोग देखें, दोनों चालकों के बीच की अगर हम लोग अगर ये दूरी देखते हैं तो दोनों चालकों के मध्य की दूरी अगर प्रचालन आवृत्ति के आधे के बराबर हो, प्रचालन आवृत्ति के लगभग आधे के अगर बराबर हो, तो इन चालकों के अंदर से जो संकेत है, उन संकेत का जो संचरण होता है, विकिरण होता है, वो अधिक प्रभावी रूप से होता है। तो इनके अंदर ये एक कंडीशन है बच्चों का, दोनों चालकों के मध्य की दूरी है वो प्रचालन आवृत्ति के लगभग आधे के समान होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उसी कंडीशन के अंदर इन चालकों में से जो तरंग है, उन तरंगों का जो संचरण है वो संभव हो पाता है। उदाहरण हम लोगों ने इसका देख ही लिया, टेलीफोन। परंतु समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं, अगर उच्च आवृत्ति करते हैं, उच्च आवृत्ति पर क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा। या हम ऐसा देख सकते हैं कि आवृत्ति का मान बढ़ाने से माध्यम के अंदर रव या शोर उत्पन्न हो जाता है। रव और जो शोर है ये उत्पन्न होने के कारण जो हमारे संचरण है, संचरण के अंदर एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है। इसी कारण यह जो संचरण है समकक्ष केबल वाला कम उपयोग में लिया जाता है, इसकी उपयोगिता को सीमित कर देता है। इस समस्या पर विजय प्राप्त करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, समकक्ष केबल के स्थान पर हम लोग बच्चों व्यावर्तित युगल तारों का हम लोग बच्चों उपयोग करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के जो तार होते हैं बेटा, आप लोगों ने देखे भी होंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। हम लोग इस प्रकार के तारों का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, अगर मान लीजिए हम कोई यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं लिखता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर मैं लिखता हूँ तो जो भी प्रेसिडेंट का जो नाम आता है उसकी सूचना यूएसए से आएगी बच्चों। यूएसए से वो सूचना आती है तो समुद्र के नीचे बहुत सारे इस प्रकार के तार बिछाए हुए हैं जिनको कंप्यूटर नेटवर्किंग के तार बोलते हैं। इनके माध्यम से वो सूचना तीव्र गति से हमारे पास में पहुंचती है। इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रकाशिक तंतु का। तो आप लोग ध्यान रखें, प्रकाशिक जो तंतु है वो भी इस प्रकार का चालक तार ही होता है बच्चों, इस प्रकार के चालक तार है प्रकाशिक तंतु भी। बस इसमें फर्क ये है कि प्रकाशिक तंतु के अंदर दो खोखले बेलन होते हैं और जिसके अंदर जो ये वाला जो बेलन है, अंदर वाला जो बेलन होता है बच्चों, वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसका अपवर्तनांक है बाहर वाले के अपवर्तनांक से। मान लेते हैं अंदर वाले का जो अपवर्तनांक है बच्चों, अंदर वाले का अपवर्तनांक n1 है और बाहर वाले का अपवर्तनांक है बच्चों, बाहर वाले का अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं n2 है। अब इसको इस प्रकार से निर्मित किया जाता है बच्चों कि अंदर वाले का जो अपवर्तनांक है सदैव बाहर वाले से क्या रहे, अधिक रहे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें पता है कि प्रकाशिक जो तंतु है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। ये माध्यम तो है बच्चों सघन, ये माध्यम तो बच्चों सघन और ये माध्यम है बच्चों विरल। कोई भी प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है बच्चों, तो यहाँ जो प्रकाश की किरण जो ये आपतित हो रही है, यदि आपतन कोण का मान लेते हैं आपतन कोण है थीटा आई, यदि आपतन कोण का मान, यहाँ जो आपतन कोण है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, आपतन कोण का मान बच्चों क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो उस स्थिति में जो प्रकाश की किरण होगी ये विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाती है। यह जो प्रकाशिक तंतु है ये इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। और आप लोग ध्यान रखना बच्चों, प्रकाशिक तंतु के माध्यम से क्या होता है, अनेक संकेत, विद्युत संकेत है वो एक साथ दूरस्थ स्थानों तक प्रकाश की चाल से भेजे जा सकते
है। जैसे कि चित्र में बच्चों दर्शा रखा है, इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। अंदर वाले का अपवर्तनांक n1 है, बाहर वाले का अपवर्तनांक n2 है। n1 का जो अपवर्तनांक होता है वो n2 से क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। अधिक इसलिए होता है कि प्रकाश की किरण जो इसके अंदर जाएगी, जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं बेटा, प्रकाश की किरण जो इसके अंदर जाएगी तो प्रकाश की किरण बाहर नहीं जाएगी, फिर बच्चों इसके अंदर ही रहती है। क्योंकि यहाँ देखिए बच्चों, इस चित्र के अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो प्रकाश की किरण आपतित हुई है, मान लेते हैं ये जिस कोण पर आपतित हुई है वो कोण है थीटा सी। इस कोण को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। और फिर प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है बच्चों, वो इस पर आपतित हो रही है। इस कोण को बच्चों मैं बोल सकता हूँ, देखो ये वाला जो कोण है वो थीटा सी से क्या होगा? अधिक होगा। ये वाला कोण है बच्चों थीटा सी से अधिक है। इस स्थिति में क्रांतिक कोण से अधिक है बच्चों ये वाला कोण, आपतन कोण। तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण इधर न जाकर प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? इसी माध्यम में वापस लौट आती है, जैसा हम लोग देख रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसी घटना इसमें घटित हो रही है। तो ऐसा करने से जो प्रकाश आपका इस माध्यम में नहीं जाएगा, प्रकाश आपका क्या रहेगा? अंदर का अंदर ही रहेगा प्रकाश। तो बिना व्यवधान के आपका प्रकाश का जो संचरण है वो संभव हो पा रहा है। इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी अगर हम लोग परिभाषा देखें बच्चों, तो इसकी परिभाषा ये होगी, जब विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत संकेत, एक ही बात है बेटा, उच्च अपवर्तनांक से निम्न अपवर्तनांक की ओर गमन करते हैं, तो अंतरा पृष्ठ पर जहां वो टकराते हैं बच्चों, जहां वो टकराते हैं वहां पर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो उसी माध्यम मतलब उच्च अपवर्तनांक, उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसमें बच्चों एक चीज और आती है, क्रांतिक कोण। आप लोग ये भी ध्यान रखें बच्चों, क्रांतिक कोण जो होता है साइन थीटा सी, ये होता है बच्चों n2/n1। यानी आपके पास में जो ये अपवर्तनांक है, n1 आपका उच्च अपवर्तनांक है, n2 आपका निम्न अपवर्तनांक है। यदि निम्न अपवर्तनांक और उच्च अपवर्तनांक का यदि हम लोग अनुपात ले लें, तो हमें जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके बाद में बच्चों आप लोग देखिए, इसमें प्रेषी, हम लोग बात कर रहे हैं बेतार चैनल की, इसमें प्रेषी और अभिग्राही के मध्य जो संचार बेतार चैनल के माध्यम से होता है, इसमें पृथ्वी के चारों ओर के आकाश और वायुमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप ये भी आप लोग ध्यान रखें बच्चों, बेतार जो चैनल है इसके माध्यम से जो संचार होता है, इसके अंदर पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है इसकी भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पृथ्वी तल से बच्चों हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे बच्चों हम लोग ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ से जो भी संकेत भेजते हैं वो संकेत अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो संकेत होते हैं वो अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं, जो कि हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान, घनत्व, विद्युत चालकता तथा अवशोषण, इन गुणों के कारण इन अवशोषण अभिलक्षणों में परिवर्तन होता है, जिसके कारण भिन्न भिन्न आवर्ती परास के विद्युत संकेत का संचरण संभव होता है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाने से पृथ्वी के तापमान में, वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन आता है, अपवर्तनांक में परिवर्तन आता है। तो इन गुणों के आधार पर, इन गुणों के आधार पर जो संचरण की जो फ्रिक्वेंसी है, जो भी संकेत की जो फ्रिक्वेंसी है, वो भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करती है। ये इसमें दिखा रखा है बच्चों, पृथ्वी के ऊपर यदि हम लोग 60 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, तो इसके ऊपर जो निम्न आवृत्ति का जो है, आप लोग बच्चों ध्यान रखना, इसमें हम लोग जो भी संकेत भेजते हैं, इसमें हम लोग 3 प्रकार की आवृत्ति लेते हैं बच्चों। एक है आपकी निम्न आवृत्ति, एक आपकी मध्य आवृत्ति और एक आपकी उच्च आवृत्ति। तो जो निम्न आवृत्ति होती है बच्चों, ये होती है लगभग आप लोगों की 3 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक। और मध्य आवृत्ति है बच्चों, ये आपकी होती है 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक। और उच्च आवृत्ति आपकी होती है बच्चों 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। तो ये हम लोग आवृत्तियां लेते हैं बेटा रेडियो तरंग के संचरण के अंदर। ये जो आवृत्तियां, जो हम लोग संकेत भेजते हैं ट्रांसमीटर से हमारा रिसीवर तक जो संकेत जाता है, वो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रभावित होता है। 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम लोग बात करें, तो निम्न आवृत्ति का जो संकेत है बच्चों, निम्न आवृत्ति का जो संकेत होगा वो तो क्या होगा, मान लेते हैं ये तो है पृथ्वी, ये ट्रांसमीटर एंटीना, ये रिसीवर एंटीना। यदि यहाँ से हम निम्न आवृत्ति का संकेत भेजते हैं, तो पृथ्वी तल से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर निम्न आवृत्ति का संकेत है, यहाँ से टकराकर रिसीवर तक पहुंच जाता है। यदि हम लोग बात करें बच्चों
पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो 80 किलोमीटर में 3 तरह की कैटेगरी बनी हुई है। यदि हम लोग बात करें निम्न आवर्ती की, तो निम्न आवर्ती का जो संकेत होगा वो तो 80 किलोमीटर से टकरा कर वापस आ जाता है, और मध्यम आवर्ती का अगर संकेत भेजें या उच्च आवर्ती का अगर हम लोग संकेत भेजते हैं तो वह संकेत 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो परत है उससे टकराकर वापस नहीं आता है, वो वहीं अवशोषित हो जाता है। ऐसे अगर पृथ्वी तल से अगर बात करें बच्चों हम लोग 110 किलोमीटर की, तो 110 किलोमीटर में दो तरह की कंडीशन है बच्चों। आपकी जो ये मध्यम वाली जो आवर्ती वाली जो संकेत होगा ये तो केवल दिन के समय वापस लौट आता है, और उच्च आवर्ती का जो संकेत होता है ये दिन के समय परावर्तित होता है। तो यहाँ पर मध्यम आवर्ती और उच्च आवर्ती का जो संकेत है वो परावर्तित होकर लौट आते हैं। अगर हम बात करें 180 किलोमीटर की, तो 180 किलोमीटर के ऊपर जो उच्च आवर्ती का जो संकेत है वो परावर्तित होकर वापस लौट आता है। अगर हम बात करें 300 से 350 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, तो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर देखा गया है कि उच्च आवर्ती का जो संकेत है ये परावर्तित होता है दिन में, और 350 किलोमीटर पर देखा गया है कि उच्च आवर्ती का संकेत परावर्तित होता है रात के अंदर। तो ये बताने का तात्पर्य यही है कि पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन रेडियो संकेतों के संचरण के अंदर। तो इसे भी आप लोग अब ध्यान रखें बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखते हैं आकाशीय संचार क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर का जो ये वायुमंडल है इसके द्वारा ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना के बीच में जो बेतार जो संचार होता है, बिना तार के मध्य का जो संचार होता है, इसी संचार को हम लोग क्या कहते हैं, इसी संचार को हम लोग कहते हैं आकाशीय संचार। अब ये जो आकाशीय संचार है बच्चों ये 3 तरह का होता है। एक तो है बच्चों ये भूतरंग संचरण, दूसरा है बच्चों ये व्योम तरंग संचरण, और तीसरा है बच्चों ये आकाश तरंग संचरण। तीन तरह का संचरण होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल से ये किस प्रकार से होता है। तो इसको बच्चों में एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ये पृथ्वी, ये ट्रांसमीटर एंटीना, ये रिसीवर एंटीना, यहां पे एक व्यक्ति है जिसके पास में एक संदेश है, और इस संदेश को यह इस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, सिंपल सा बेटा। तो ये क्या करेगा, अपने संदेश को पहले यहाँ ट्रांसमीटर तक पहुंचाएगा, फिर ट्रांसमीटर से वो संदेश है वो रिसीवर तक आएगा। अब यहाँ ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो हमारा संदेश आ रहा है बेटा वो 3 तरीकों से आ सकता है। या तो वो संदेश हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी पृथ्वी के अनुदिश, अगर ऐसा आता है, या फिर बच्चों हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे मंडल बने हुए हैं जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, बहुत सारे मंडल बने हुए। या मान लीजिए हमारा जो संकेत है वो यहां से आयन मंडल से टकराकर ऐसे आता है। ठीक है बच्चों, या मान लीजिए हमारा जो संकेत है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो 3 तरीकों से हमारा जो संचरण है वो संभव हो सकता है बच्चों। अगर हमारा संचरण कुछ पृथ्वी के अनुदिश होता है तो इसको हम लोग कहते हैं भूतरंग संचरण, और अगर आयन मंडल से आ रहा है बच्चों तो इसके अंदर इसको हम लोग कहते हैं बच्चों व्योम तरंग संचरण, और अगर ये सीधे ही आ रहा है तो इस संचरण को हम लोग कहते हैं आकाश तरंग संचरण। तो 3 तरह के जो संचरण है वो बेतार चैनल के अंदर होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है बच्चों भूतरंग संचरण। इसके अंदर क्या होता है, इस संचरण में विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं भूपृष्ठ के अनुदिश गमन करती है। जैसा कि मैंने इसके अंदर दर्शा रखा है बच्चों, कुछ इस प्रकार से ये गमन करती है। जो भूपृष्ठ के द्रव्यात्मक जो गुण होते हैं, अपने जो भूपृष्ठ के अंदर द्रव्यात्मक गुण होते हैं बच्चों, चालकता, हमारी पृथ्वी है वो चालकता का गुण दर्शाती है, परावैद्युतांक का गुण दर्शाती है। तो इन्हीं गुणों के आधार पर ये जो गुण है बच्चों, चालकता, अपवर्तनांक, परावैद्युतांक, इन्हीं गुणों के कारण हमारी जो ये तरंग है ये इस भूपृष्ठ के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। अर्थात बच्चों सिंपल सी बात है, हमारा जो पृथ्वी का जो पृष्ठ है ये हमारा वक्र पृष्ठ है बच्चों। ठीक है, हमारी पृथ्वी गोल है, इसका पृष्ठ कैसा है, वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ के कारण क्या होता है, हमारी ये जो तरंग है इन तरंग का प्रकीर्णन होता है। तरंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, इन तरंगों की जो तीव्रता होती है वो तीव्रता में ह्रास होता है, तीव्रता के अंदर कमी होती है, जिसके कारण भूतरंग संचरण हमारी क्या होती है, इतनी प्रभावी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग ध्यान रखेंगे।
विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रेषित करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर एंटीने का उपयोग किया जाता है, परंतु भू तरंगे पृथ्वी के वक्र पृष्ठ के प्रकीर्णन के कारण तीव्र गति से क्षीण हो जाती है। भू तरंगे निम्न आवर्ती, आप लोग ध्यान रखना बच्चों, ये केवल और केवल निम्न आवर्ती की जो तरंगे होती है, जैसे कि हम लोगों ने बात की है 300 किलोहर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज तक, इन्हीं आवर्ती परिसर के अंदर हमारी जो ये तरंगे होती है, इसे निम्न आवर्ती, अगर ये आवर्ती निम्न है तो इनकी जो तरंगदैर्घ्य होगी बच्चों वो क्या होगी, उच्च हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आवर्ती और तरंगदैर्घ्य परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह जो संचरण है, यह केवल और केवल निम्न आवर्ती या उच्च तरंगदैर्घ्य संकेतों के लिए ही उपयुक्त होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, एक बात तो इसकी, ये कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, तो महासागरों में जो पनडुब्बियां स्थापित होती है, उनको संपर्क साधन, उनसे संपर्क साधन करने में हम लोग इन भूतरंग संचरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद में बच्चों, ये कुछ इसका डायग्राम दर्शा रखा है बच्चों। ये ट्रांसमीटर एंटीना है, यहाँ से संकेत आपका भूमि के अनुदिश होता हुआ अभिग्राही तक आपका संकेत आपका पहुंच रहा है। इसके बाद में अगला देख रहे हैं बच्चों, व्योम तरंग, या फिर इसका नाम क्या है, आयन मंडलीय संचरण। आप ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर व्योम में भी यह आ रहा है, इधर भी ये आ रहा है। तो कहने का मतलब व्योम तरंग के अंदर क्या होता है, जो भी संकेत है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचते हैं, तो ये आयन मंडल की जो परतें हैं उनसे टकराकर फिर ये अभिग्राही तक ये पहुंचेंगे। आप लोग ध्यान रखना, उसमें हम लोगों ने भूतरंग संचरण के अंदर देखा था कि उसमें जो संकेत जा रहा है उसका आवर्ती परास कैसा था, निम्न आवर्ती परास था उसका, उसका आवर्ती परास निम्न था। यहाँ जो आवर्ती परास होगा वो मध्यम आवर्ती परास होगा। कैसा आवर्ती परास होगा, मध्य आवर्ती परास। जो मध्य आवर्ती परास है बच्चों, उसकी आपकी कैटेगरी कितनी है, उसकी कैटेगरी आपकी है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। यह इस आवर्ती परास के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है, उपयोगी होता है। तो इस आवर्ती परास का कोई भी संकेत यदि ट्रांसमीटर एंटीना से निकलते हुए आयन मंडल से टकराकर पुनः यदि पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों पर अभिग्राही तक पहुंचता है, तो इस प्रकार की तरंग को हम लोग कौन सी तरंग कहते हैं, व्योम तरंग संचरण हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सा है। ये कुछ इस प्रकार का है बच्चों, ये आपका ट्रांसमीटर एंटीना, यहाँ से संकेत आयन मंडल में विभिन्न विभिन्न परतें होती है बच्चों, उनसे टकराकर ये अभिग्राही तक पहुंचता है। आप लोग बच्चों ध्यान रखना, आयन जो मंडल होता है इसमें बहुत सारे आयन होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, आयन होते हैं। और यहाँ सूर्य की उपस्थिति और सूर्य की अनुपस्थिति का भी अपना प्रभाव होता है। अगर सूर्य की उपस्थिति की बात करें तो इन आयनों के बीच की जो दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य के ताप के कारण आयन जो होंगे वो गर्म होंगे तो आयन गतिशील होंगे तो आयनों के मध्य की दूरी बढ़ जाएगी। अगर सूर्य की अनुपस्थिति है तो आयन आपके गर्म होकर दूर जाने की बजाय वो पास-पास स्थित होंगे। अगर आयन पास-पास है तो उनका घनत्व अधिक है तो हम कह सकते हैं उनका अपवर्तनांक अधिक है। अगर आयन दूर-दूर है तो हम कह सकते हैं उनका घनत्व कम है, उनका अपवर्तनांक कम है। ऐसी स्थिति के अंदर आयन मंडल है वो अलग-अलग अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसारण होता है वो रात्रि के समय होता है, क्योंकि रात्रि के समय इनका जो संख्या घनत्व है वो क्या रहता है, नियत रहता है। आप लोग ध्यान रखना बच्चों, इसका जो परास हम लोगों ने देखा वो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक ही था। यदि 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की कोई रेडियो तरंगे है, अगर वो तरंगे होती है तो वो आयनमंडल से क्या हो जाती है, सीधे ही पारगमित हो जाती है। ऐसी जो तरंगे होगी, ऐसी तरंगे ऐसी आयनमंडल से ऐसी जो तरंगे होगी वो क्या होगी, सीधे ही पारगमित हो जाएगी अगर संकेत 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक है तो। आयन मंडल में सूर्य की जो उपस्थिति में जो आयनीकृत परतों की संख्या घनत्व है ऊंचाई के साथ साथ क्या होते हैं, अनियमित और ऋतुनिष्ठ परिवर्तन दर्शाते हैं, जिसकी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं हम लोग, जिसके कारण संकेतों का जो संचरण होता है बच्चों वो प्रभावित होता है। इसी कारण जो अंतरराष्ट्रीय प्रसारण होते हैं वो रात में होते हैं, क्योंकि रात में सूर्य की अनुपस्थिति में जो संख्या जो घनत्व है आयनों की जो संख्या है उनमें अनियमित परिवर्तन नहीं होते, इसलिए ये जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रसारण है वो रात्रि के समय अधिक प्रभावी होता है। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखते हैं आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग जो संचरण होता है बच्चों ये उच्च आवृत्ति पे होता है। उच्च आवृत्ति मतलब 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। तो इस आवृत्ति का आप लोग ध्यान रखना बच्चों, इस आवृत्ति का परास ट्रांसमीटर से सीधे ही जो रिसीवर एंटीना होता है वहां तक भेजा जाता है। हम लोगों ने बहुत सारे भू रेडियो स्टेशन देखे होंगे जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे टावर लगे रहते हैं, वहां इस आवृत्ति का जो परास होगा सीधे ही आकाश से संचालित होकर सीधे ही पृथ्वी की वक्रता द्वारा परावर्तित होकर अभिग्राही तक पहुंचते हैं। इसे आकाश तरंग संचरण कहते हैं। इसमें एंटीना की ऊंचाई क्या होती है बच्चों, अत्यधिक ली जाती है, ऐसा हम लोगों ने रेडियो स्टेशन पे लगे
बहुत सारे ऐसे टावर हम लोगों ने देखे भी है। इस प्रकार से होता है बच्चों, यहाँ से जो संदेश है वो सीधे ही आकाश के अंदर सीधे ही अभिगहराई तक पहुँचाया जाता है, या फिर पृथ्वी की वक्रता के कारण, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी की वक्रता के कारण ही जो कोई संकेत है वो यहाँ से परावर्तित होकर भी अभिगहराई तक पहुँचाया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दृष्टि जो रेखा है इसका एक सीमित परास होता है बच्चों। तो यह जो विधा है, ये जो मेथड वो सीधी तरंग पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ से जो तरंग है वो सीधी यहाँ पहुंची है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दृष्टि रेखा का जो प्रेक्षण है वो सीमित होता है बच्चों, क्योंकि इसकी एक दूरी होती है, एक निश्चित दूरी तक ही हम लोग हमारे संकेत को भेज सकते हैं। तो इसकी अपनी एक ये सीमा है। तो हम लोगों ने इसके अंदर तीन तरह के हम लोगों ने संचरण देखे: भूतरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण और आकाश तरंग संचरण। इन तीनों के अंदर हम लोगों ने देखा बच्चों, भूतरंग जो संचरण है इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ये पृथ्वी के अनुदिश गमन करते हैं। ये वाले संकेत जो पृथ्वी के जो द्रव्यात्मक जो गुण होते हैं उनके कारण हमारी जो ये जो तरंग है वो प्रभावित होती है। इसके बाद में हम लोगों ने बच्चों व्योम तरंग के अंदर देखा, व्योम तरंग भी एक निश्चित आवृत्ति का जो संकेत है उसी को आयन मंडल से परावर्तित करता है। यदि हम उच्च आवृत्ति की बात करें, 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो उस आवृत्ति के लिए क्या होता है, व्योम तरंग प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उच्च आवृत्ति का जो संकेत होता है आयन मंडल से सीधा ही पारगमित हो जाता है। आकाश तरंग संचरण के अंदर बच्चों क्या होता है, एक तो आकाश तरंग संचरण के अंदर एंटीना की ऊंचाई है वो बहुत अत्यधिक ली जाती है। दूसरा, ये सीधी तरंग विधा के ऊपर आधारित है, सीधी तरंग विधा पर है, तो इसका भी अपना एक परास होता है बच्चों। तो इस कारण से ये जो तीनों ही संचरण है, इनकी उपयोगिता को क्या बनाते हैं, ये सीमित बनाते हैं। तो ये आज के इस अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माध्यम की इस संचार के अंदर अपनी भूमिका होती है, जिसमें हम लोगों ने तार चैनल के अंदर देखा, जिसमें समाक्ष केबल, व्यावर्तित युग्म तार, प्रकाशिक तंतु देखे। बेतार चैनल के अंदर हम लोगों ने इस तीन प्रकार का ये संचरण देखा: भूतरंग, व्योम तरंग, आकाश तरंग संचरण देखा। और इन संचरण की ये भी देखी कि किस प्रकार से ये आवर्ती के अंदर निर्भर करते हैं। हमने ये भी देखा कि वायुमंडल का भी अपना क्या प्रभाव होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखी।